गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाने की विधियां कर ली थी। अभी हमें इनके भौतिक गुण करने हैं और उसके बाद में रासायनिक गुण। देखिए, ये जो चारों पांचों चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन सब के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो फिक्स हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है बनाने की विधि पढ़ते हैं। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन है तो उनको बनाने की विधि। नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और नाइट्रोजन कंपाउंड, उन सभी को पहले बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो है वो क्या क्या होते हैं? देखिए, भौतिक गुण फिक्स हैं। भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक और डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है। अगर आप देखें तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, खासकर चाहे वो हेलोजन व्युत्पन्न हो, यानी एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड हो, या अल्कोहल फिनॉल, किसी का भी व्युत्पन्न हो, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, तो वो अक्सर ऐसे यौगिक जो हैं वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और जब ज़्यादा कार्बन परमाणु हो जाते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन वो मोम जैसा ठोस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है। ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्योंकि जब कम कार्बन होते हैं, या हम कहें अणुभार कम होता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी कम होते हैं और वो कमरे के ताप पे आसानी से टूट जाते हैं। तो यौगिक जो है वो कैसा होता है? गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन जब थोड़ा भार बढ़ जाता है, आणविक भार बढ़ जाता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाते हैं और यौगिक जो है वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जब आणविक भार और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बड़े अणु होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, तब अणुभार बढ़ने से अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाते हैं और ऐसे यौगिक जो है वो वैक्सी सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मोम जैसे सॉलिड। ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं रंग की, तो शुद्ध अवस्था में आप देखिए एल्किल हैलाइड जो है वो कैसे होते हैं? रंगहीन यौगिक होते हैं। परंतु जो एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, ये प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। यानी लाइट की कांटेक्ट में आएंगे, जब प्रकाश के जब संपर्क में आएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं? कलर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? सुगंध में भी होते हैं। ठीक है। जो वाष्प में चले जाते हैं, या कि नीचे कम परमाणु संख्या वाले जो हैलोजन होते हैं, वो यौगिक होते हैं, वो कैसे होते हैं? सुगंध में होते हैं, यानी कि उनके अंदर महक होती है। फिर हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। देखिए, गलनांक और क्वथनांक निर्भर करता है अणुओं के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल पे। अणुओं के बीच में जो है अंतराण्विक आकर्षण बल जो लगते हैं वो दुर्बल होते हैं, है ना। वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, या वंडरवाल अंतराण्विक आकर्षण बल हो सकता है, या हम कहें द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकता है। ठीक है। और आपको पता है कि एल्किल हैलाइड के अणु कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे द्विध्रुव आकर्षण बल भी लगता है, और वंडरवाल आकर्षण बल तो है ही है ना। देखिए, अणुओं के बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कैसे देते हो आप? ताप के द्वारा। तो आपको उतना ज़्यादा अधिक ताप देना पड़ेगा, यानी उतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो उस केस में गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। और अगर हम कहें कि अणुओं का अणुभार अगर ज़्यादा नहीं है, या हम कहें कम परमाणु है उसके अंदर, अणुभार ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो कैसे हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं, और उनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कम ताप पर ही वो कैसे हो जाते हैं? बॉन्ड, यानी उनके बीच के बंध आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे यौगिक जो है वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है। वही चीज़ है, आप देखिए मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये सब कमरे के ताप पर क्या है? गैस के रूप में होते हैं।
आप देखेंगे ये 1 या 2 कार्बन के हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अणुभार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कम कार्बन संख्या वाले क्या है, गैसीय अवस्था में, उससे अधिक कार्बन संख्या वाले कैसे हैं, द्रव अवस्था में, और ज़्यादा कार्बन संख्या वाले हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आई है, जबकि उच्च सदस्य द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बनिक हैलोजन यौगिक के अणु सामान्य क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। अब ये कारण बता रहा है कि गलनांक और क्वथनांक, कम कार्बन वालों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है और वो गैसीय अवस्था में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, गलनांक और क्वथनांक जो है बढ़ते जाते हैं और वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसका कारण क्या है वो बता रहा है कि कार्बन हैलोजन यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक जो हैलोजन यौगिक हैं वो ध्रुवीय होते हैं। तो एक तो ध्रुवता कारण, जिससे ध्रुव आकर्षण बल लगेगा, और आणविक द्रव्यमान, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है। यानी अंतराण्विक आकर्षण बल की जो ताकत है वो निर्भर करती है आणविक द्रव्यमान पे। आणविक द्रव्यमान कम है तो अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी उतना ही मजबूत होता जाता है। ठीक है, तो 2 कारण हो गए यहाँ पर, एक तो ध्रुवता जिसके कारण द्विध्रुव आकर्षण बल लगा, और दूसरा हम कह रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है। और किससे ज़्यादा होता है, जनक हाइड्रोकार्बन से। जनक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें क्लोरोमीथेन है, तो क्लोरोमीथेन किससे बना है, मीथेन से। अगर मीथेन का हम आणविक द्रव्यमान देखें तो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, यानी कि 16 होता है। लेकिन यही हम अगर क्लोरोमीथेन देखें तो देखिए क्लोरोमीथेन का मतलब है CH3Cl, यानी कार्बन तो वही है 12 और हाइड्रोजन हुए 3, एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लग गया, बस इतना ही अंतर आया। लेकिन हाइड्रोजन हटा है जिसका मास था सिर्फ 1 या जिसका द्रव्यमान था 1, लेकिन जो उसकी जगह आया है वो है क्लोरीन और उसका द्रव्यमान होता है 35.5, बहुत बड़ा अंतर है ना। तो अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन है उनका 3 और 35.5। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 15 और 35 अगर आप देखें तो लगभग 50 के आसपास चलाएगा, 50.5 इतना हो गया द्रव्यमान। और पहले कितना था जब मीथेन था तो सिर्फ 16। तो ये अंतर आता है जब हम कहते हैं कि द्रव्यमान बढ़ गया, तो द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत हो जाते हैं, और अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होंगे तो वही एल्किल हैलाइड जो है अपने जनक हाइड्रोकार्बन से उन एल्किल हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मिथेन है, तो मिथेन जो है वो जनक हाइड्रोकार्बन है किसका, मैथिल क्लोराइड का, मैथिल ब्रोमाइड का, मैथिल आयोडाइड का। तो इन मैथिल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइडों के जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो जनक हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि हमने एल्किल समूह को हम फिक्स कर दें, हमने कहा कि भाई अणुभार बढ़ रहा है किसकी वजह से, कि एल्किल समूह बढ़ रहे हैं, कार्बन एटम बढ़ेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो एल्किल समूह बढ़ेंगे। हमने कहा एल्किल समूह हमने फिक्स कर दिया। फिर अगर हम कंपैरिजन देखें हैलोजन्स का, हैलोजन यौगिकों का, तो क्वथनांकों का जो घटता हुआ क्रम है वो क्या आएगा, देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए आर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर अगर अपन देखें तो आयोडीन जो है उसका भार सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद Br का, उसके बाद Cl का, उसके बाद F का। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, या सबसे ज़्यादा अणुभार किसका, आयोडीन का। तो आयोडीन यानी एल्किल आयोडाइड का अणुभार सबसे ज़्यादा, तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें तो आप उनके बीच के उनका जो क्वथनांक है वो भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद Rbr, उसके बाद Rcl और उसके बाद Rf। ठीक है, ये चीज़ है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि समावयवी हैलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि समावयवी हैलो एल्केनों का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है समावयवता। ऐसे यौगिक जिनका अणुभार या हम कहें जिनका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग अलग हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, जिनका कि क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन
संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अब अणुसूत्र समान है, इसका मतलब क्या है, अणुभार भी समान होगा, है ना, लेकिन इस संरचना में परिवर्तन के कारण भी गलनांक और क्वथनांकों पे फर्क पड़ता है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो कर्सर चल रहा है मेरे, देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल हैं। ये है ब्रोमोब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमोब्यूटेन, n ब्यूटेन है ये है आइसोब्यूटेन, है ना, आइसोब्रोमोब्यूटेन है, या हम कहें 2 ब्रोमोब्यूटेन, और ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटिल है ब्रोमाइड है, और ये आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, और ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अगर आप क्वथनांक देखें तो जो स्ट्रेट चेन है, यानी एकदम खुला श्रृंखला जिसकी है, विवर्त श्रृंखला जो है, उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, आइसो का और कम हुआ, और तृतीयक ब्यूटिल का और भी कम हो गया। क्योंकि ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, आप देखें अगर तो ये सारे आइसोमेरिक हैं। आइसोमेरिक का मतलब आप देखिए इनका अणुसूत्र समान है सबका, वही है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, और 1 ब्रोमाइड है। आप देख लीजिए सबका C4H9Br, यही है सबका फॉर्मूला, C4H9Br। तो अणुसूत्र समान, लेकिन हुआ क्या कि इनका संरचनाएं बदल गई, और संरचना बदल गई तो हम यह कह रहे हैं कि ये तो कैसी है, खुली श्रृंखला है, विवर्त श्रृंखला, ये क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई, यानी श्रृंखलन हो गया, है ना, ब्रांचिंग, जिसको हम कह रहे हैं श्रृंखलन। तो कहने का मतलब ये श्रृंखलन बढ़ने से, ब्रांचिंग बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जब विवर्त श्रृंखला यानी खुली श्रृंखला होती है तो अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है अणुओं को बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जो जिसको कि हम कह रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। आप देखेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा जब खुला है तो, क्योंकि पृष्ठ बड़ी है और तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो अंतराणविक आकर्षण बल भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन जब अणु अपने आप को सिकुड़ने लगता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो गलनांक और क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल कम बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रांच हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अणु सिकुड़ गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम तो अंतराणविक आकर्षण बल कम, और अंतराणविक आकर्षण बल कम तो कम गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक देखिए कम है, यहाँ पे और ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया तो और क्वथनांक कम हो गया। तो अगर हम देखें तो ये सभी समान कार्बन के हैं या हम के, इनका सबका अणुभार बराबर है, लेकिन उसके बावजूद क्वथनांकों में अंतर आया, और उसका कारण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी एक नोट करके रखिएगा आप कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की वजह से भी गलनांक कम हो जाते हैं या गलनांकों में अंतर आता है, गलनांक और क्वथनांक में। तो गलनांक और क्वथनांक में अंतर आने का कारण क्या क्या है, देखिए एक तो अंतराणविक आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है, और अणुभार तो है ही है, अणुभार में अंतर के कारण, है ना, और एक श्रृंखलन में अंतर के कारण, है ना, और एक इनका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में किस तरीके से समायोजित होते हैं ये, है ना, अगर लीनियर है या हम कहें सिमेट्रिक है, सममित है, तो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और असममित यौगिकों का उतना ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट वही है, अगर अपन देखें कि समावयवी डाइहेलोजन बेंजीन, डाइहेलोबेंजीन की हम बात कर रहे हैं, जिनके क्वथनांक लगभग समान है, लेकिन इनके गलनांकों में बहुत अंतर है। देखिए क्वथनांक तो लगभग समान है, ये क्या है, ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन, ये मेटा डाइहेलोबेंजीन, और ये पैरा डाइहेलोबेंजीन। अगर आप देखेंगे गलनांक ऑर्थो वाले का 256 है, मेटा वाले का 249 है, और पैरा वाले का 323 है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में आते हैं तो क्रिस्टल जालक में इनकी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सममित है, तो सममित होने की वजह से इनकी हम क्या कह रहे हैं, सममिति की वजह से क्रिस्टल जालक में ये अधिक समायोजित हो जाते हैं, या अच्छे से क्या हो जाता है, पैक हो जाते हैं। तो इनकी पैकिंग अच्छी होगी तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। और उसके बाद अगर हम घनत्वों की बात करें तो जल की तुलना में ये भारी होते हैं, इसलिए इनके घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये कुछ जो है इनके भौतिक गुण हैं। और उसके बाद में लास्ट एक और जो इम्पोर्टेंट आता है वो है विलेयता।
देखिए हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो ये जल में बहुत अल्प विलय है, या हम कहें ना के बराबर विलय है। जबकि हमने ये पढ़ रखा है कि हेलो एल्केन का अणु कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और छोटी क्लास में 8th 9th में आप पढ़ के आए हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि समान समान में विलय होता है। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होना चाहिए और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि हेलो एल्केन तो ध्रुवीय है, तो ये ध्रुवीय विलायक यानी जल में विलय होना चाहिए परंतु विलय नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या है कि हेलो एल्केन को जब हम जल में घोलते हैं तो उसके लिए घुलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बलों को तोड़ना है और जल के अणु के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उनको भी तोड़ना है, यानी दो बॉन्ड टूटने हैं। और हेलो एल्केन और जल के अणुओं के मध्य क्या है, एक नया आकर्षण बल बनेगा, यानी एक नया बंध बनेगा। और जब भी नया बंध बनता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और ऊष्मागतिकी ये कहती है कि वो ऊर्जा जो निकल रही है वो इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि पुराने बंधों को तोड़ सके। ठीक है, तो अगर बंध ज़्यादा मजबूत है तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, तो वो आसानी से पुराने बंधों को तोड़ सकती है। और अगर बंध कमज़ोर है, नया बनने वाला बंध अगर कमज़ोर है तो कम ऊर्जा निकलेगी तो वो पुराने बंधों को आसानी से नहीं तोड़ पाती है। ये होता है हेलो एल्केन को जब हम जल में विलय करते हैं तो, कि जो नया बंध बनता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, इस वजह से ऊर्जा ज़्यादा नहीं निकलती है। तो जब ज़्यादा ऊर्जा नहीं निकलती है तो पुराने बंधों को तोड़ नहीं पाती है। पुराने बंध कौन से? एक तो हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल यानी हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य के बंध, और एक जल के अणुओं के मध्य के हाइड्रोजन बंध, ये तोड़ नहीं पाते। और जब वो टूटेंगे नहीं, इस वजह से हेलो एल्केन जल में क्या हो जाते हैं, अल्प विलय हो जाते हैं। यहीं इसके विपरीत अगर हम ये देखें कि हेलो एल्केन को अगर हम कार्बनिक विलायकों में विलय करें तो कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन और विलायक के अणुओं के मध्य जो नया अंतराण्विक आकर्षण बल बना है उसकी सामर्थ्य ज़्यादा होती है, यानी वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसानी से हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य के बंधों को तोड़ पाती है और विलायक के अणुओं के मध्य के बंधों को तोड़ पाती है। तो आसानी से क्या हो जाता है, वो विलय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नया बंध बने वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा का मान इतना ज़्यादा हो कि वो पुराने बंधों को तोड़ सके, तब तो वो अणु जल में विलय होगा या किसी भी विलायक में विलय होगा। और अगर निकलने वाली ऊर्जा का मान ज़्यादा नहीं है, जो कि पुराने बंधों को नहीं तोड़ पा रहा है, तो ऐसे अणु विलायक में विलय नहीं होते हैं। और ये केस होता है हेलो एल्केन में। ठीक है, वही चीज़ है देखिए कि हेलो एल्केन तथा जल के अणुओं के मध्य नए आकर्षण बलों के बनने से ऊर्जा जो है क्या होती है, कम निर्गमित होती है, क्योंकि ये आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंधों जितने प्रबल नहीं होते। इसी के परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की जल में विलयता बहुत कम हो जाती है। हालांकि हेलो एल्केन की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, क्योंकि हेलो एल्केन और विलायक अणु के मध्य बनने वाले नए अंतराण्विक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी होती है जितनी कि टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केन तथा विलायक के अणुओं के मध्य की होती है। यही मैंने आपको अभी समझाया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय होते हैं। ये सवाल आता है कि हेलो एल्केन ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय होते हैं, समझाइए क्यों। ठीक है, ये कुछ भौतिक गुण थे। उसके बाद में आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण, जो कि हम करेंगे अब इसके कल। ओके, थैंक यू।